चलिए आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का 11वां चैप्टर है एनसीईआरटी के में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से क्या है, इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहला कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो ध्यान देखिए कि बायो और टेक्नोलॉजी, बायो मतलब होता है लिविंग और इसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक या प्रोसेस। देखिए क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर बात करें, बायो मतलब लिविंग है और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोसेस है। यानी कि क्या किया जाए कि अगर किसी लिविंग का जो यूज है हम लोग अगर अपने किसी भी बेनिफिट के लिए करते हैं, अगर किसी भी लिविंग का यूज बेनिफिट के लिए करते हैं, कैसे करेंगे उसी चीज को इस चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे। अलग अलग जगह पर बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग तरह से दिया गया है, लेकिन सारे चीजों का मतलब एक ही है कि क्या करना है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग करेंगे कॉमर्शियल एप्लीकेशन में। यहां देखिए लिखा हुआ है द कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट व्हिच इन्वॉल्व डेलिबरेटेड मैनिपुलेशन ऑफ देयर डीएनए मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर उसका यूज जो है अलग अलग तरह से करना ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अब देखिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको क्या किया जाता है, डेवलपमेंट के बेसिस पर दो स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक कैन बी स्टडीड कंसीडरिंग इट्स ग्रोथ दैट अकॉर्ड इन टू फेज। दो फेज में पढ़ेंगे क्या सब, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न। दोनों में बायोटेक लिखी, ट्रेडिशनल बायोटेक एंड मॉडर्न बायोटेक। चलिए देखिए ट्रेडिशनल बायोटेक का बात करेंगे। क्या ट्रेडिशनल बायोटेक, काम दोनों में एक ही होना है, डीएनए का मैनिपुलेशन, डीएनए का मैनिपुलेशन दोनों में होना है, लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होगा और मॉडर्न में क्या होगा। तो देखिए ट्रेडिशनल जो है इट इंक्लूड प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल कैपेबिलिटी है, नेचुरल कैपेसिटी है, उसके ऊपर अगर हम लोग डिपेंड हो करके उस लिविंग का यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ट्रेडिशनल। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कर्ड, विनेगर, घी, वाइन, बियर, इडली, डोसा, चीज, एटीसी, इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं तो ये सारा क्या हम लोग अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर क्या किया जाए कि आज अगर मान लीजिए कि सुबह के 7 बजे किसी भी मिल्क में इन कॉलम मिलाया गया, तो क्या हम लोग अगर चाहे कि 9 बजे वो कर्ड बन के तैयार हो जाए तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल प्रोसेस में यही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अब जैसे यहाँ पर कर्ड को बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, नाम याद है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, अगर उसमें जितना कैपेसिटी है उसके बेसिस पर ये क्या होगा, कर्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए मॉडर्न बायोटेक, मॉडर्न बायोटेक, चलिए देखिए मॉडर्न बायोटेक क्या है। जब क्या है, when extremely new and useful traits in crop variety and animal breed are created with the help of genetic engineering, it is called modern biotech। जब क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाए, अगर किसी भी जीन के डीएनए को निकाल करके दूसरे डीएनए में फिट करने के लिए अगर क्या किया जाए, यानी कि
बायोटेक के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने यूज में लाने के लिए अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, उसको कहा जाएगा क्या, मॉडर्न बायोटेक। चलिए देखिए क्या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, वेल एक्सट्रीमली न्यू एंड यूजफुल ट्रैक्स इन क्रॉप वैरायटी एंड एनिमल ब्रीड्स are created with the help of genetic engineering called modern biotechnology। या मॉडर्न बायोटेक, चलिए याद रखिएगा। अब आ जाएंगे हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक या मॉडर्न बायोटेक, इसके जन्म में या बर्थ में क्या है, दो प्रोसेस का मेन रोल है, जिसमें सबसे पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो हम लोग देखें कि शुरुआती कहां से हुआ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो देखिए सबसे पहला आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए ऐसा टेक्निक जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को क्या करते हैं, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को के केमिस्ट्री को हम लोग चेंज कर देते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के केमिस्ट्री को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। देखिए टेक्निक which change the chemistry of genetic material to introduce this into host organism and thus alter the phenotype of host organism। देखिए यहां पर जरा सा आएगा फिर से किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। यहां देखिए कि क्या है, अगर जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म लिए इस तरह से। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट है, अब इसका जीन हम लोग को यहां पर देना है। तो ये कैसे देंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से। कैसे प्रोसेस क्या है, देखिए आगे देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उससे पहले यहां आप देखिए कि अगर अब इसके जीन को यहां देना है, क्या किए, इसका जीन निकाले एक जीन इस तरह से, अब इसको क्या किए यहां पर दे दिए या इंटर करवाए। अब जब यहां पर इंटर करवा देंगे तो यहां इसका अपना अलग कैरेक्टर था, लेकिन जैसे ही ये जीन आया तो क्या होगा, इसका फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहां पर देखिए कि इसका इस प्रोसेस के लिए, यानी कि जीन को ट्रांसफर करने के लिए, जीन को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जीन के ट्रांसफर में हम लोग जो है दो तरह से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वेकल किसी न किसी प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां तक भेजते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां आ जाते हैं, क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग technique which change the chemistry of genetic material to introduce this in the host organism and thus alter the phenotype of host organism। जहां इंटर कराएंगे वो होस्ट है, उसका जो केमिस्ट्री होगा, फिनोटाइप कैरेक्टर होगा, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा देखिए, टू मेंटेन माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री सराउंडिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में दूसरा ये भी फैक्टर है कि जितना भी केमिकल्स वगैरह बनाया जाता था, बहुत सारा केमिकल्स जब बनाया जाता था तो उस समय में वो केमिकल्स जो था वहां क्या होता था, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रोथ करते रहते थे। अब उस ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है, तो देखिए कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया रिजल्ट इन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक्स फ्रॉम द पैरेंट। इट इज मैनिपुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक डीएनए। कंसेप्ट देखिए क्या है कि किसी भी चीज का डीएनए, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, यानी कि एक लाइन में कहिए
प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसको जो है उसके कैरेक्टर को बदलने का जो प्रोसेस है वही है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट। देखिए, इट इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल at two desired place to isolate a specific DNA segment which is inserted in another DNA molecule at a desired position. देखिए, it involves the breakage of DNA molecule at two desired place to isolate a specific DNA segment which is then inserted in another DNA molecule at a desired position. ध्यान दीजिए, है कुछ नहीं इसमें। फिर यहां आइए आप एक बार, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कि क्या बोले लोग, क्या कहेंगे, जैसे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या करना है, नया जीन को इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करने के लिए अगर हम लोग मान लेते कि ये एक जीन है ए का, ठीक, और ये जीन है किसका, बी का, ए और बी। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि ए का जो कैरेक्टर है उसको बी में इंसर्ट करना है। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ क्या कहा जा रहा है उस चीज को देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, यहां से यहां तक ये दोनों पैराग्राफ, ये दोनों जो पार्ट है, इसको आप अगर नहीं समझ रहे तो फिर बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आगे समझने में। ए और बी, ए के जीन को ट्रांसपोर्ट करना होगा बी में। याद रखिए क्या है, इट इन्वॉल्व द ब्रेकेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट टू डिजायर्ड प्लेस, दो जगह क्या करना है, कट करना है, एक यहाँ की है, यहाँ की है, फिर इसमें भी की और इसमें भी किए। क्या किया जाएगा, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों का डिजायर्ड जीन है, जो डिजायर्ड जीन मतलब ऐसा जीन जो हम लोगों को चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं डिजायर्ड जीन और इंटरेस्टेड जीन। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किए, कट किए, अब इसको क्या करना हम लोग को यहाँ फिट करना है, तो यहाँ फिट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दो जगह से क्या किए, इंसर्ट किए and isolate a specific DNA segment which is then inserted in another DNA molecule। अब यहाँ से हम लोग काटे और इसको क्या किए, यहाँ पर इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, यहाँ से काटे इसको इस तरह से, और इसको जो यहाँ पर क्या किया गया, इंसर्ट कर दिया गया। बस यही प्रोसेस का है। 10 प्रोडक्ट, अब देखिए यहाँ पे बना है 10 प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो बना यहाँ पर डीएनए वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड द टेक्निक इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझे बात को, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यहां से जब इस कैरेक्टर को निकाल करके, यहां से इस कैरेक्टर को, इस जीन को, इस डीएनए को निकाल करके जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका फिनोटाइप कैरेक्टर चेंज हो गया। अब अगर ये कैरेक्टर चेंज हुआ, यही प्रोसेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए। अब देखिए क्या, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी याद रखना है, यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर, लोग को यही अगर काटना है, यही पर काटना है केवल, तो इस काम को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। इन क्रोमोसोम origin of replication, ओरी मतलब origin of replication, इन क्रोमोसोम ओरी which introduce replication। ये तो हम लोग डीएनए में बात किए, लेकिन अगर हम लोग बात करें कहाँ, क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम में origin of replication होता है, जो क्या करता है, origin of replication होता है जो रेप्लिकेशन को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करवाता है। चलिए देखिए, फॉर डुप्लीकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए, डुप्लीकेशन समझ रहे, एक से दो, दो से एक से बहुत सारा चीज का बनाना डुप्लीकेशन है। फॉर डुप्लीकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इट लिंक्ड विद ओरी एंड डीएनए डुप्लीकेट एंड मल्टीप्लाई ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई। अगर देखिए क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है,
काफी अधिक ग्रो कर रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, उस कंडीशन में अगर हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेशन के लिए किसी भी मॉलिक्यूल सॉरी किसी भी फॉरेन डीएनए को लेते हैं और उसको और क्रोमोसोम का जो बॉडी है उसके साथ अटैच करते हैं, और तो क्या होगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, डीएनए जो डुप्लीकेट करेगा, और जैसे जैसे डीएनए डुप्लीकेट करेगा तो उसका ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ेगा। तो अब उसके साथ में क्या होगा कि ये जो हम लोग फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किए थे ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। ये जो प्रोसेस है फॉरेन डीएनए का मल्टीप्लीकेशन या फिर डुप्लीकेशन, इसको हम लोग कहते हैं क्या, जीन क्लोनिंग। अब देखिए, अब इन सारे कामों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर टू डिलीवर एन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो काम हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां ले जाते हैं, क्या देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सीधा इंटर करवा दिया, आगे देखेंगे, इनडायरेक्ट पहले देखते हैं। इनडायरेक्ट में क्या किया जाता है कि यहां से यहां ले जाने के लिए जरूरत होता है किसका, तो वेक्टर का। किसका है, वेक्टर का जरूरत होता है। वेक्टर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना तो वो उसका वेक्टर है। अब देखिए ये वेक्टर है कौन, तो ये वेक्टर है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर तो है प्लाज्मिड, लेकिन प्लाज्मिड है क्या, मिलता कहां से, कहां से रहा है, लाते कहां से। तो देखिए ये अगर एक बैक्टीरिया है, ये अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास क्या है, इसका जो डीएनए इसी तरह से घूम रहा है कहीं, इसके पास कोई न्यूक्लियस वगैरह तो है नहीं, इसलिए कहीं है घूम रहा। चलिए ये देखिए, ये अगर इसका डीएनए है जिस पर ये क्या जिंदा है, लिविंग है, जिसके कारण, इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि कुछ और चीज है, यहां पर देखिए कुछ डीएनए और होगा जिसका इसको कोई यूज नहीं है, जिसका क्या इसको कोई यूज नहीं है, यह इसके लिए बेकार है, यहां पर यह इसे ही पड़ा हुआ है। अब ये डीएनए जो है, इसी डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसे डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन प्लाज्मिड इज कॉल्ड, सॉरी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। किसी भी बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहेंगे। चलिए अब देखिए आप, चलिए अब देखिए, दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। देखिए हम लोग प्लाज्मिड समझ में आया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। किसी भी बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। एक बात याद रखना है कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा है, अगर वहां से हम लोग उसको निकाल भी देते हैं तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग उस डीएनए को निकाल देंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को, तो हो सकता है वो डेड हो जाए या फिर उसको किसी तरह, उस पर किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट हो। इस तरह का कोई भी बात उस बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। चलिए अब देखिए, इट इज पॉसिबल विथ डीएनए लाइगेज। अब देखिए यहां से प्लाज्मिड को आप क्या किए, प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड एक वेक्टर है जो क्या कर रहा है, डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या, लेकिन वहां पर जब ले यहां से भी काट दिए थे और यहां से भी काट करके हटा दिए, तो यहां पर काट, ये जो नया ये वाला जो आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए यहाँ पर जीन गम का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो है डीएनए लाइगेज। क्या यार, डीएनए लाइगेज है जो यहाँ पर क्या करेगा, काम करता है। देखिए इट इज पॉसिबल विद द डीएनए लाइगेज। ये किसके कारण है, किसके कारण हो सकता है, डीएनए लाइगेज जरूरी है इसके लिए। अब देखिए, when this DNA is transferred in E. coli bacterium, it replicates using the new host DNA polymerase, makes multiple copies। देखिए ऐसा पॉसिबल है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी,
अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस डीएनए को ट्रांसफर करते हैं ई कोलाई, क्या है, बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई, पूरा नाम है एस्चेरिशिया कोलाई। अगर हम लोग वहां पर इसको क्या करते हैं, दे देते हैं, फिल्टर करवा देते, डीएनए लाइगेज हेल्प से वहां जोड़ दे, तो ये क्या करेगा, इट रेप्लिकेट्स यूजिंग द न्यू होस्ट। जैसे जैसे वो एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा, वैसे वैसे ये भी क्या होगा, डीएनए ये भी क्या करेगा, न्यू होस्ट के साथ मिलकर के इस काम को पूरा करेगा। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज मेक्स मल्टीपल कॉपी, डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से ये क्या होगा, बहुत सारे कॉपी का जो फॉर्मेशन करेगा। एक बार आप देख लीजिए जरा सा कि अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज ऐसा डीएनए है, सॉरी ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है। डीएनए के सिंथेसिस में क्या करेगा, ये डीएनए के टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है, ये याद रखिए। Therefore, three basic steps in genetic modified organism. किसी भी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हम लोग क्या होता है, तीन तरह से स्टेप जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लाने के लिए, तैयार करने के लिए हम लोग को तीन स्टेप का जरूरत है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन समझ रहे, पहचान। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को पहले हम लोग को कैसा कैरेक्टर चाहिए, अगर हम लोग को मान लीजिए कि क्या हम लोग के पास एक प्लांट है, ठीक, वो बहुत बड़ा विशाल है, भयानक है, चलिए अब वो देखिए कि वो क्या है, भयानक है, तो अब वहां क्या है, प्लांट बड़ा है, भयानक है, लेकिन अगर उसमें हम लोग फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का बात करें तो है ही नहीं, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग का बात करें तो अगर नहीं है, तो हम लोग को कैसा कैरेक्टर चाहिए, उसके विशाल होने का नहीं, हम लोग को कैसा कैरेक्टर चाहिए कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो, फ्रूट आए, फ्लावरिंग या फ्लावर आए। तो अब उस तरह के जीन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफिकेशन यही है, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजरेबल कैरेक्टर, डिजरेबल बात करें, डिजरेबल और इंटरेस्टेड, जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है वही डिजरेबल कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर को पहले आप क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू होस्ट, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या कीजिए, उसमें इंसर्ट करवाइए। और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, अब जब इंट्रोड्यूस करवा दिए तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ काम होता है वो करवाइए। इसी तीनों स्टेप को अब हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद ट्रांसफर और फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए। चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करने में हम लोग देखिए, चलिए यहाँ पढ़ा जाते हैं, यहाँ पर हम लोग को क्या सब करना पड़ेगा, क्या है, देखिए टॉपिक देखिए, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ देखिए यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। देखिए इधर ये लिखा हुआ होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए आ जाइए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसा टेक्नोलॉजी, देखिए द टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम एंड वेक्टर, द होस्ट वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को चेंज करके उसमें नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के पुराने कैरेक्टर को बदल दिया जाता है या फिर उसमें नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका टूल्स क्या सब है, किस सब चीज का जरूरत होता है, तो यहाँ पर टूल्स है सबसे पहला इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है लाइगेज एंजाइम, तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम और चौथा है वेक्टर और पांचवा है होस्ट ऑर्गेनिज्म।
एक बार हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं कि ये कर क्या रहा है ये सब। तो अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करें तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये काटने का काम करेगा। दूसरा है डीएनए लाइगेज, ये जोड़ने का काम करता है, जीन गम है। तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, ये मल्टीप्लिकेशन, जो जीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोग, डुप्लीकेट का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, उसमें हेल्प करता है। इसके बाद वेक्टर, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, और उसके बाद है होस्ट, जहां तक ले जाना है। तो यहां तक देखिए। अब हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए यहां लिखा हुआ, इट इज द लेट इन द लेट ऑफ 1960 लिव एंड अर्बर आइसोलेट सैंपल ऑफ 2 टाइप ऑफ एंजाइम। 1960 में लिव और अर्बर जो साइंटिस्ट थे, नाम के साइंटिस्ट, वो क्या किए कि 2 तरह के एंजाइम का खोज की, जिसमें एक का नाम दिया गया मिथाइलेज। फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम वाज कॉल्ड मिथाइलेज व्हाइल अदर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज, और इसी के बारे में हम लोग को यहाँ क्या करना है, पढ़ना है। देखिए रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज मॉलिक्यूलर सीजर है, सीजर मतलब कैंची। वो क्या करता है, किसी भी चीज को काटने का काम करेगा। क्या किया गया, तो इसके फंक्शन के बेसिस पर इसको जो है बांट दिया जाता है 2 पार्ट में। इसके फंक्शन के बेसिस पर इसको क्या किया जाता है, 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। देखिए क्या सब है पार्ट जो इसको बांटने का काम करता है। चलिए देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इसको क्या किया गया, बांटा गया कितना पार्ट में, तो 2 पार्ट में। क्या सब, तो पहला है इंडो और दूसरा है इग्जो। पहला इंडो और दूसरा है इग्जो। इंडो न्यूक्लियस और इग्जो न्यूक्लियस। देखिए इंडो न्यूक्लियस क्या और इग्जो न्यूक्लियस क्या, नाम से क्लियर है। इंडो मतलब इंटरनल और इग्जो मतलब एक्सटर्नल, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है 2 तरह, इसके फंक्शन के बेसिस पर। अगर मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग सब पढ़े हैं, ये अगर डीएनए, यहां पर देखिए यहाँ पर वो किसी भी, अगर हम लोग किसी भी न्यूक्लियस का बात करें कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे उसका नाम है, तो देखिए ये अगर डीएनए है और अगर कोई भी न्यूक्लियस, अभी हम लोगों को पता नहीं कि ये न्यूक्लियस कैसा है, हम लोग क्या किए कि एक न्यूक्लियस को यहाँ पर दिए, तो हम लोग देखिए अगर ये न्यूक्लियस इस साइड से काटना शुरू करता है, शुरू से काटना शुरू करता है, तो ये हो जाएगा क्या, 100। ये क्या हो जाएगा, 100। क्यों हो गया 100, क्योंकि ये बाहर से कट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बाहर से कट कर रहा है, इसलिए ये 100 है। और अगर ये इंटरनल, अगर इसको यहाँ दे और ये क्या करे, इसको कट करना शुरू कर दे, अगर यहाँ दे और ये क्या करे, इसको कट करना शुरू कर दे इंटरनल पार्ट में, तो ये हो जाएगा क्या, इंडो। ये क्या हो जाएगा, इंडो। इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस, पता चल गया। ऐसा न्यूक्लियस जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के, डीएनए के पार्ट को एक्सटर्नल पार्ट से कट करना शुरू करता है, तो वो है इग्जो। और अगर वो इंटरनल पार्ट को क्या करता है, कट करना शुरू करता है, तो वो क्या है, इंडो। समझ गए बात को, इग्जो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस की बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए क्या है, न्यूक्लियस आर फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय एडिशन द प्रीफिक्स इंडो एंड इग्जो। क्या, द टर्म इंडो इज यूज्ड फॉर दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड चेन फ्रॉम वेयर इन द इंटीरियर। अगर इंटीरियर से शुरू करता है तो क्या, इंडो। अब देखिए न्यूक्लियस दैट फंक्शन बाय रिमूविंग न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम द एंड ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस। समझ गए बात को, इंडो और एक्सो पता चल गया। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो 3 तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। 3 तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस तरह का काम करता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पर केवल टाइप 2, देखिए 3 मेन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 1, 2 एंड 3, in which only 2 is used in recombinant DNA टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि कौन सा टाइप जो है वो क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जा रहा है, तो वो है दूसरा। केवल टाइप 2 जो है वो क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का होता है। अब देखिए डीएनए से कट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर
पैलिंड्रोमिक, ये इसका कैरेक्टर है। ये क्या इसका कैरेक्टर है? क्या कैरेक्टर है? क्या कैरेक्टर है? तो कैरेक्टर मेरा ध्यान दीजिए। क्या है? अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी डीएनए को काटेगा, डीएनए सेगमेंट को कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पैलिंड्रोमिक होगा। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। देखिए जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होना चाहिए, तब ही वो क्या होगा, तभी जाकर के वो हमेशा एक चीज वो कट करेगा, नहीं तो ऐसे कट नहीं करेगा। तो देख रहे थे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है क्या। तो देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसको दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम आए। जैसे अगर मान लीजिए ये एक सीक्वेंस है, ये ए से शुरू हुआ जेड तक खत्म है, तो ए से शुरू हुआ जेड तक खत्म है, तो ए से जेड पढ़ने में जैसा हो वैसा ही जेड से ए पढ़ने में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल समझिए, मैम, देखिए एम ए एम क्या है, मैम क्या है, एम ओ एम क्या है, मॉम क्या है, डी ए बी क्या है, डैड, डैड। देखिए इस तरह से इसको आप इधर से पढ़िए एक बार, एम ए एम मैम, इधर से भी पढ़िए एम ए एम मैम, इधर से पढ़िए एम ओ एम मॉम, इधर से फिर पढ़िए एम ओ एम मूम, फिर इधर से पढ़िए डी ए बी डैड, फिर इधर से पढ़िए डी ए बी डैड। इस तरह से यानी कि दोनों एंड से पढ़ने पर, दोनों एंड से देखने पर आपको क्या हो, एक जैसा लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपके एनसीईआरटी में क्या है सीक्वेंस, वो है मलयालम। देखिए एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, एम ए एल ए वाई ए एल ए एम, मलयालम। ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये कभी भी इस तरफ से जाएगा उस तरफ से, दोनों क्या है जगह पर रहेगा। समझे बात को, तो यही बात है इसमें। अब देखिए इफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब देखिए अब अगर यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको याद रखना है, जो भी अब बताया जा रहा है वो याद रखना है। जैसे देखिए अगर ये एक सीक्वेंस है, हम लोग मान लेते हैं कुछ भी डीएनए सीक्वेंस आप पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड बेसिस सॉरी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। चलिए देखिए केवल यहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा ही चीज हम लोग को अभी यहाँ देखना है। अगर ये मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है डीएनए का, ये एक सीक्वेंस है जिसमें GCAT, फिर A T, जी का होता है C का G, A का T का A का T का। देखिए है कुछ नहीं इसमें, T का A। अब यहां पर अगर इस तरह से है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरह से काटे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, दो तरह से काटेगा इसको। कैसे काटेगा, एक ऐसा होगा कि इसको सीधा काट दिया, इसको क्या किया, सीधा इस तरह से काट दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लंटिंग। ये क्या हो गया, ये देखिए अगर नहीं ये क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर किसी डीएनए सीक्वेंस को सीधा काट दिया, सीधा इस तरह से सीधा एकदम सीधा काट दिया, वो क्या है ब्लंटिंग। ये इसको अलग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, बोलो इस तरह से होगा, हो जाएगा। ये क्या होगा ब्लंटिंग, इसको क्या कहेंगे हम लोग ब्लंटिंग और फ्लैशिंग। अब अगर वही रेस्ट्रिक्शन दूसरा रेस्ट्रिक्शन, वही नहीं दूसरा, अगर इसको यहां से काटे और यहां से काटे, यहां से काटे और यहां से काटे, देखिए ये नहीं समझ में आया, या देखिए ध्यान दीजिए, छोटा एग्जाम्पल देते, ये क्या है GACC, क्या होगा, GGCC, तो लोग क्या है GGCC, क्या होगा GGCC। ये सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मेंटेन हो गया। अब इसको यहां से काट दिया, सीधा काट दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लंटिंग और फ्लैशिंग।
अब दूसरा देखिए GAATTC, ये भी क्या होगा GAATTC, ये भी इसका सीक्वेंस है। अब देखिए ब्लंट इंटू अगर इस तरह से काटा, सीधा कट लगता है, सीधा कट लगता है तो क्या हो जाएगा ब्लंट इंट। अब अगर हम लोग क्या करें, अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहां देखिए रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम यहां देखिए, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का साइज फिक्स है, जगह फिक्स है। कुछ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम हमेशा G और A के बीच कट करेगा, कुछ हमेशा C और T के बीच कट करता है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा उसी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का यूज करेंगे वेक्टर और होस्ट में, दोनों को कट करने के लिए। ये भी आपको याद रखना है कि दोनों को कट करने के लिए आपको हमेशा एक ही तरह के रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इंजाइम वैसा रेस्ट्रिक्शन इंजाइम दिए जो G और A के बीच में कट करता है। यहाँ जैसे दिए तो क्या होगा, एक G और A यहाँ है और एक G और A यहाँ है, दोनों जगह क्या करेगा कट कर देगा। यानी कि वो कैसा जाएगा इस तरह से, इसको देखिए तो आप इस तरह से हो जाएगा, ये हट गया कट के, इधर का पार्ट क्या हुआ कट करके हट गया, और यहाँ जब दिए तो इधर का पार्ट कट करके हटेगा या ये हटेगा। चलिए देखिए G हुआ इस तरह से, लिखा दिया है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर ये पूरा है, इसको छोड़ करके ये तो रहेगा, ये हट जाएगा, ये तो रहेगा है ना, ये हट जाएगा। तो G के साथ C, फिर T, T, A, G गया, ये हुआ ब्लंट। देखिए ये क्या हुआ, ये सीधा कट लगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये कट लगा है ऐसा, ये कट लगा है ऐसा। या फिर आप अगर नीचे से देखें तो किस तरह से होगा, ये रहेगा, ये हट जाएगा, बाकी ये सारा चीज हट जाएगा। इस तरह से जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, if restriction enzyme cleave both end at exactly the same nucleotide position, it is called blunt or laceration। सेम में काटा, G और C दोनों का सेम में काटा है तो क्या है, if restriction enzyme do not cut at the same nucleotide position but cut the recognition sequence unequally, it is called stick or cohesive end। सॉरी हाँ कोहेसिव एंड। समझ के बात को, बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या है, यहाँ पता चल गया ब्लंट एंड और कोहेसिव एंड। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, ये क्या हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। अब आप इसके बारे में कुछ इंजाइम और देख लीजिए जिसके बारे में आप पीछे देख चुके हैं, अब आपको बताने का इससे जरूरत नहीं है इस सब के बारे में। पहला है सम अदर इंजाइम, ध्यान देते थे हम लोग, सम अदर इंजाइम, सम अदर इंजाइम। कुछ दूसरे इंजाइम का अगर आप बात करें तो पहला नंबर है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। दूसरा है आपका डीएनए लाइगेज, दूसरा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, दूसरा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। और तीसरा है डीएनए पॉलीमेरेज, तीसरा क्या है डीएनए पॉलीमेरेज। आपको तीनों के बारे में बता दें, डीएनए लाइगेज जीन गम का काम करता है। अगर एक चीज को क्या कि किसी भी जीन को कहीं से कट किए और उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर होस्ट में फिट करेंगे तो हम लोग गम का काम होगा जोड़ने के लिए, तो वहां काम करेगा कौन, डीएनए लाइगेज काम करता है। इसके बाद है क्या एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इसका काम है कि ये क्या करता है कि फॉस्फेट ग्रुप को हटाने का काम करेगा। क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को हटाने का काम करता है। इसके बाद है डीएनए पॉलीमेरेज, तो ये क्या करता है, डीएनए के सिंथेसिस में उसके टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है। समझ के बात को, ये क्या करेगा, डीएनए के सिंथेसिस में डीएनए के टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है। यहां तक हम लोग देखिए। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सेपरेशन, और फिर आ जाएंगे हम लोग वेक्टर पे। सेपरेशन और फिर आ जाएंगे कहां, वेक्टर। यहाँ देखिए बताया ना, जेनेटिक रेस्ट्रिक्शन इंजाइम हो गया ना, लाइगेज हो गया, पॉलीमेरेज हो गया। अब हम लोग कहां जाएंगे, वेक्टर। समझ गए, ये इंजाइम हम लोग कब कर लिए हैं, कल हम लोग वेक्टर, और उसके बाद हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म का डिटेल पढ़ेंगे।